हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमम रेम्यूनरेशन के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बताया था, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इन केस ऑफ कंपनी हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, तो उस केस के अंदर वो कितना रेम्यूनरेशन देंगे और किस मैनर में रेम्यूनरेशन दे सकती हैं और किस किस को दे सकती है। तो गाइज इसके अंदर अगर हम बात करें, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि डायरेक्टर्स यहाँ पर देखो, हमें लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक डायरेक्टर था जो कि डॉक्टर भी था एंड उसकी डॉक्टर कैपेसिटी में भी वो पैसा कमा रहा था। तो सेम वे यहाँ पर भी अगर हम बात करें सबसे पहले, तो डायरेक्टर्स या केएमपी दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ओनली वर्किंग एज अ कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर या फिर केएमपी, या फिर वर्किंग इन एनी अदर कैपेसिटी टू, यानी कि वो डॉक्टर भी है। तो यहाँ पर आ गया हैविंग अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एंड एक आ गया जनरल, जो कि नॉर्मल जो सब डायरेक्टर्स होते हैं डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, कोई भी उनकी कैपेसिटी वगैरह ये सब चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर पॉइंट कि डायरेक्टर के बाद हमने देखा, लास्ट में हमने बात की थी मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप कितना दे सकते हैं, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। उस परसेंटेज को जो कैलकुलेशन किया गया था, जो 11%, 5%, 2%, 1%, ये जो परसेंटेजेस हमने की थी, इस परसेंटेज को कैलकुलेट करा जा रहा था बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग द, यानी कि रेम्यूनरेशन को डिडक्ट किए बिना जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से उसको कैलकुलेट किया जा रहा था। बट नाउ प्रॉफिट नहीं है गाइज, एडिक्वेट प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस केस के अंदर आपको कैलकुलेशन का बेसिस दिया गया है इफेक्टिव कैपिटल, कि कंपनी की वैल्यू, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जा पाएगा कि उनके डायरेक्टर्स को, उनके मैनेजर्स को पैसा कितना पे कर सकती है कंपनी, कंपनी का बजट कितना है बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। तो गाइज वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल, लेकिन उसमें से रिड्यूस कर देंगे अगर कोई एडवांस में हमें शेयर्स के अगेंस्ट पैसा रिसीव हुआ है, या फिर शेयर एप्लीकेशन मनी अगर हमें मिली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर बैलेंस शीट को ही देखते हुए चलते हैं, पूरी बैलेंस शीट के हिसाब से सबसे पहले पेड अप कैपिटल आता है, देन उसमें आते हैं रिजर्व्स। तो वह सारे रिजर्व्स आ जाएंगे, बट एक नहीं आएगा, कौन सा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई कैश या कोई पैसा टेंजिबल चीज़ें कंपनी को नहीं ला के देता, वो सिर्फ एक बैलेंस शीट को बैलेंस आउट करता है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ाई है तो रिजर्व्स की वैल्यू भी सेम वे में हम यहाँ पर बढ़ाकर उसको एक बैलेंस आउट करते हैं, बट एक्चुअल में वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड करके चलेंगे। और भी जितने भी हमने कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीव किए हुए हैं, उसको काम को इफेक्टिवली रन करने के लिए, जो कंपनी के पास इफेक्टिव कैपिटल का मतलब यही कंपनी के पास पैसा कितना पड़ा है कंपनी के रनिंग, कंपनी को रन करने के लिए, डे टू डे बिजनेसेस को रन करने के लिए। लेकिन हाँ, वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर पैसा वो आएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास है, जो कहीं नहीं जाने वाला फिलहाल के लिए। तो सो गाइज ये हमारे पास एक कैपिटल निकल आएगी। इस कैपिटल के बेसिस पे जितनी भी कैपिटल होगी उसके बेसिस पे एक टेबल दी हुई है यहाँ पर हमें आईसीआई के स्टडी मैट के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया है कि पर्टिकुलर कैपिटल के रिगार्डिंग कितना आप रेम्यूनरेशन उनको पर एनम बेसिस पे दे सकते हैं टू द मैनेजरियल पर्सनल एंड द डायरेक्टर्स। उसको बढ़ाया भी जा सकता है गाइज अगर कंपनी एसआर पास करे तो, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर ये मान लेते हैं कि यार प्रॉफिट भी नहीं है, कैपिटल भी हमारी कम है, बट स्टिल हम चाहते हैं जो हमारी कंपनी को रन कर रहे हैं उनको पैसा ज़्यादा दे, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव अच्छा मिले, ताकि वो बेटर मैनर में नो प्रॉफिट सिचुएशंस निकाल के हमें प्रॉफिट की सिचुएशन में ले जाके पुट कर सके। तो गाइज यही सब कुछ बातें हैं जो हम करने वाले हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टडी मटेरियल। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपको याद रखना जरूरी है कि डायरेक्टर्स का एक बाइफर्केशन है। यहाँ पर दो टाइप के डायरेक्टर्स हमारे पास बनते हैं, एक वो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के साथ आते हैं, और एक वो जो जनरली कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हैं, कंपनी के बड़े डिसीजंस में, पॉलिसी मेकिंग में और इन सब चीज़ों में एक्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो उस केस के अंदर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग, सबसे पहली बात ये एक्ट ये बोलता है कि शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग ही आप उसको पेमेंट दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो शेड्यूल 5 के बारे में बता दिया गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर इन सब चीज़ों में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स या फिर एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन बाय द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, या फिर कोई रेजोल्यूशन अगर पास किया गया है, तो वो सब यहाँ पर नहीं चलेंगे। आपके मेमोरेंडम क्या कहते हैं, आपका एग्रीमेंट क्या कहता है, आपका रेजोल्यूशन क्या कहता है, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। आपको शेड्यूल 5 का ही ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आगे आप उसको फर्दर एक रेजोल्यूशन पास करके उसको अलग ढंग से वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन प्रायर आपके रेजोल्यूशंस यहाँ पर काम नहीं करने वाले। ठीक है गाइज। सो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं इसको लिमिट अंडर पॉइंट नंबर ए, एंड देन आता है मेरे पास लिमिट अंडर पॉइंट नंबर बी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इफेक्टिव कैपिटल यहाँ पर हमें दी हुई है कि अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या फिर 5 करोड़ से कम है, गाइज 5 करोड़ एक कंपनी के लिए बहुत छोटी अमाउंट होती है, तो अगर वो 5 करोड़ से भी कम है तो गाइज आप सिर्फ 60 लाख रुपीज़ मैनेजरियल पर्सनल को, जो कि एक्चुअल में डे टू डे मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का, एंड डायरेक्टर्स को 12 लाख रुपीज़,
तो गाइज यहाँ पर क्या देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव है। जो डायरेक्टर्स हैं, अदर डायरेक्टर्स हैं अदर देन KMP, उनको सिर्फ और सिर्फ 12 लाख दिया गया है, और जो मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं उनको 60 लाख रुपीज़ दिए गए हैं। तो सेम वे छोटे छोटे प्रोपोर्शन में कैपिटल के साथ साथ ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। 5 करोड़ या 100 करोड़ तक आपकी कैपिटल है तो ये 84 लाख एंड 17 लाख हो जाएगा। 100 से 250 है तो 120 एंड 24 हो जाएगा। अगर 250 से ऊपर है गाइज, यहाँ पर एक सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। 250 से ऊपर अगर आता है तो 120 लाख तो ऊपर वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 250 से ऊपर जितनी भी कैपिटल एक्सीड हो रही है, फॉर एग्जांपल 260 करोड़ की कैपिटल हो जाती है तो 120 तो आपको मिल जाएगा। 260 के बाद जो बड़ा हुआ 10 है, 10 करोड़ की कैपिटल है, उस पर आपको 0.01% भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये ध्यान में रखना एग्जाम के लिए, 0.01%। आई रिपीट गाइस, 0.01%। इसको 1% ना कर लें हम गलती से भी तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी एग्जाम के अंदर। सेम वे इसी मैनर में यहाँ पर इंप्रूव होगा ये डायरेक्टर्स के लिए। ये जो चीज़ है 24 लाख प्लस में 0.01% ऑफ द ओवर एंड अबाउट 250, यानी कि अगर 260 है 10 का 0.01% भी उसको एड ऑन होकर सैलरी की तरह दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर दी हुई है, इसको मिस ना करें, इसको हाईलाइट कर लें कि SR पास करके लिमिट्स को बढ़ाया जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं, शेयर होल्डर्स को लगता है कि मैनेजर्स इतना बड़ी अमाउंट डिजर्व करते हैं तो SR पास करके उनको वो अमाउंट भी दी जा सकती है। अगर आगे हम चलें तो यहाँ पर गाइस एक बात हो रही है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये फॉर एग्जांपल कंपनी का टाइम स्केल है, ठीक है। या तो 2 सर्कमस्टांस हो सकते हैं, या तो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थी, तो उस केस में जो लास्ट बैलेंस शीट की डेट थी यानी 31 मार्च की जो डेट थी, उस डेट पे जो उसकी इफेक्टिव कैपिटल थी उसको ले लेंगे। बट इन केस अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही इस ईयर के बाद हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जून में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, अब क्या करेंगे गाइस, लास्ट ईयर तो कुछ है ही नहीं। तो जिस दिन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम, जिस दिन हम उस मैनेजर को या फिर उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस डेट पे जो इफेक्टिव कैपिटल होगी उसी को बेसिस मान के ये इसका जो अमाउंट है ये डिसाइड कर लिया जाएगा। गाइस सिंपल सा पॉइंट था ये। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर लिमिट नंबर पॉइंट A खत्म होता है। अब पॉइंट B की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैं आपको भी समझाया था प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला पॉइंट, जो एक डायरेक्टर है जो कि डॉक्टर भी है, वो यहाँ पर एक पॉइंट अपना रोल प्ले करेगा। तो गाइज यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि उनको अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो प्लस में जो लिमिट A बात की है तभी दिया जाएगा। गाइज ध्यान से सुनेंगे, जो इनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में फॉर एग्जाम्पल एज ए डॉक्टर ही इज अर्निंग 12 लाख रुपीज़। अब उस इंसान को जो ओवर एंड अबव 12 लाख रुपीज़ उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अलावा जो एज अ डायरेक्टर एज अ KMP उसको जो रेम्युनरेशन मिलता है वो तभी दिया जाएगा अगर वो कंपनी के अंदर आइदर वे किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि वो शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करता कंपनी के अंदर, वो स्टेक होल्डर नहीं है कंपनी का, ही इज़ ओनली वर्किंग एज अ जेन्युइनली प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड एज अ डायरेक्टर। उस केस के अंदर उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा, यानी कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा, वो पार्ट A की अमाउंट भी उठा सकता है अलॉन्ग विद अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी की इनकम के, यानी कि 12 लाख के उसके पैकेज के साथ साथ वो KMP का पैकेज भी ले सकता है। या फिर वो डायरेक्टर के या किसी भी प्रमोटर के रिलेटेड नहीं है, ऑफ सब्सिडरी या फिर होल्डिंग, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के किसी भी डायरेक्टर या फिर सब्सिडरी किसी भी प्रमोटर के साथ वो रिलेटेड नहीं है, उसका कोई पैक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, प्लस उसके पास एक सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का जिसके लिए वो काम करे। यानी कि अगर वो डॉक्टर है तो उसको बीइंग ही माइट बी हैविंग अ डिग्री, उसके बाद MBBS MD होना चाहिए उसके पास, और उसके बाद इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो मेदांता जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड बंदे काम कर सकता है। सो गाइज ये लिमिट B बात करती है, लिमिट 1 लिमिट A एंड लिमिट B साइड बाय साइड जाएगी। जहां प्रोफेशनल आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर जहां पर दिख जाए प्रोफेशनल कैपेसिटी, वहां पर गाइज आपको एकदम से आपके चक्ष खुल जाने चाहिए और आपके सामने दिमाग में दोनों लिमिट्स आनी चाहिए, लिमिट नंबर A एंड लिमिट नंबर B। सो मूविंग ऑन गाइज, यहाँ पर एक बात कही गई है, एक डीमिंग प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है जो कि ये कहता है कि अगर आप किसी को ESOP दे रहे हैं 0.5% ऑफ पेड अप कैपिटल तक का है, यानी कि वही डॉक्टर साहब अगर 0.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक का ESOP की तरह उसको मिला हुआ शेयर्स होल्ड करते हैं, तो उस केस के अंदर उसको आपका कंपनी में इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा और आप उसको लिमिट A से डिप्राइव नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है गाइज। उसके बाद कुछ एप्लीकेबल कंडीशंस आती हैं रेम्युनरेशन पे करने के लिए। तो गाइज सबसे बेसिक सा पॉइंट एक बनता है कि आपको रेम्युनरेशन पे करने के लिए बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर 178 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है जो कि बात करता है NRC यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। गाइज ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ये क्या बात बोलता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर NRC के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, उनको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अपॉइंट करनी पड़ती है, जो कि क्या करती है, आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, उनको खोजना, उनको अपना जो
डायरेक्टर्स की साइट है जहाँ से आपको डायरेक्टर्स मिलते हैं, डेटा बैंक से डायरेक्टर्स को पिक करना, एमडी की पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए रिकमेंड करना, ये इस टाइप के काम एनआरसी करती है। तो अगर वो है तो वो मीटिंग के अंदर डिसाइड करेगी या फिर बोर्ड डिसाइड करेगा। अब अगर बात आ रही है कि रेम्यूनरेशन पे करने से पहले, ये चीज़ बढ़ाने से पहले, डिसाइड करने से पहले आपको, अगर आपका कोई डिफॉल्ट है, तो गाइज एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज़ की जो लॉस मेकिंग है, जिनकी प्रॉफिट्स ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी ने हो सकता है कि कुछ डिफॉल्ट किए होंगे पेमेंट करने में, किसके, डिपॉजिट्स के, बैंक से आपने लोन लिया होगा, वो ढंग से पे नहीं किया होगा, डिबेंचर्स के अंदर, उसके इंटरेस्ट के अंदर या कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा कोई सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट है तो आप एज इट इज जाके उस रेम्यूनरेशन को पे नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो उस केस के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उन स्पेसिफिक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स से। तो ये बोलता है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट गाइस बात करता है ओआर एंड एसआर के। तो रिस्पेक्टिव जो भी आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से आपको ओआर या एसआर पास करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पॉइंट ए के अंदर आपको एसआर पास करना पड़ेगा, तो आपने वो एसआर पास किया है या नहीं, या फिर पॉइंट बी के रिगार्डिंग आपको जनरल मीटिंग के अंदर आपने उसको ओआर को या फिर एसआर को पास किया है ना नहीं। और एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यहाँ पर 3 ईयर्स की गाइस बात हो रही है। ये बहुत ध्यान से देखना है, आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, जो भी मैं आपको बहुत एम्फेसिस डाल के बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस बात हो रही है कि 3 ईयर्स तक आपको ये चीज़ वैलिड रहेगी। यानी कि जब आपने ये रेजोल्यूशन पास किया है, ये ओआर या फिर ये एसआर पास किया है, तो 3 साल तक जो रेजोल्यूशन में आपने अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है वो आप पे कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अगर 5 साल तक उसका टेन्योर है तो 5 साल तक उसको बढ़ा हुआ रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। 3 साल बाद आपको दोबारा ओआर या दोबारा एसआर पास करना पड़ेगा अगर आपको वो बढ़ा हुआ रेम्यूनरेशन उसको कंटिन्यूसली पे करते रहना है तो। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो स्टेटमेंट जाएगी नोटिस के लिए, इस जनरल मीटिंग के लिए। उसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो गाइज 3 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। वो क्या क्या है? सबसे पहला आता है हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, कंपनी के कमेंसमेंट, एक्चुअल प्रोडक्शन कब स्टार्ट होने वाली है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या क्या लाइंड अप हैं, क्या क्या पास हो रखे हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कंपनी के अंदर आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो बात हुई कंपनी के बेसिक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ एम्प्लॉई, कि एम्प्लॉई की बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, उसको पहले किसी कंपनी में क्या रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा था, उसको कोई अपने इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कोई रिवॉर्ड या कोई रिकॉग्निशन के तो नहीं मिला हुआ, यानी कोई डॉक्टर है उसको एज अ बेस्ट डॉक्टर सम्मानित किया गया था क्या नहीं, ताकि उसका बढ़ा हुआ रेम्यूनरेशन, ज़्यादा रेम्यूनरेशन जो आपको पे कर रहे हो वो जस्टिफाई कर सको। आपको कोई सामने से क्वेश्चन ना कर सके, शेयर होल्डर्स के पास पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार आप इसको पैसा क्यों दे रहे हो ज़्यादा। मीटिंग में इन बातों के लिए टाइम नहीं होता कि आप फालतू में बैठ के छोटी मोटी बातें करोगे। तो ये सब नोटिस के अंदर गाइस प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको बताना होगा कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। उसके बाद देखेंगे उसके रेम्यूनरेशन आप कितना प्रपोज कर रहे हो। पहले बता दिया कि वो पहले कितना ड्रॉ कर रहा था, नाउ हम बताने वाले हैं कि हम कितना प्रपोज कर रहे हैं, हम उनको कितना रेम्यूनरेशन देने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपैरेटिव रेम्यूनरेशन कितना इंडस्ट्री के अंदर सेम लेवल ऑफ डॉक्टर, सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वाले इंसान को कितना पैसा पे किया जा रहा है, और क्या हम उसके एट पार पे कर रहे हैं या नहीं, कहीं हम बहुत अनयूजुअली बड़ी अमाउंट तो नहीं पे कर रहे हैं। तो ये शेयर होल्डर्स के दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो गाइज उसके बाद हम देखेंगे कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप तो नहीं है उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टर से या फिर किसी प्रमोटर से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। मेरे को लगता है कि इसको याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सिंपल सी छोटी मोटी बातें हैं ये, ठीक है। ये बेसिकली इसको आपको रटने की नीड भी नहीं है, एज इट इज़ बहुत ही कम मुश्किल से ही ऐसा कुछ होगा कि आपको नोटिस का कंटेंट ही आपको लिखना पड़े। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप इसको पॉइंट्स को अपना बेस्ट से बेस्ट लिख सकें एग्जाम के अंदर। एक अदर इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट आएगा, थर्ड जो मैंने आपको बताया था, वो है कि आपके लॉस क्यों हुए ये बताना पड़ेगा। आप अगर लॉस मेकिंग है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि यार क्यों इतना हम बुरी हालत में आ गए कि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करने के लिए भी हमें मेंबर से पूछना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप पहुँचे ही क्यों। उसके बाद हम देखेंगे आपने स्टेप्स क्या क्या लिए हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए, और फिर देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है जो आप नए प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हो, नया काम करने वाले हो, उसकी वजह से कंपनी के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद गाइस डिस्क्लोजर दिया जाएगा। डिस्क्लोजर किसके रिगार्डिंग होगा? उनके रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, कि उनका रेम्यूनरेशन कितना होने वाला है, क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं, बोनस, स्टॉक्स, ईसॉप एंड सब कुछ मिला के। उसके बाद हम बताएंगे कि उसकी फिक्स्ड पार्ट क्या है, और उसका साथ साथ उसका परफॉर्मेंस लिंक क्या क्या है, यानी कि सेल बढ़ाने पर उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, और फिक्स पोर्शन कितना है उसका, तो ये बताना होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने टाइम के लिए आपने अपॉइंट किया है, नोटिस पीरियड क्या रहने वाला है, कि अगर उसको छोड़ के जाना है तो कितने महीने पहले उसको बताना पड़ेगा, और सेवरेंस फीस क्या होने वाली है। गाइस सेवरेंस फीस होती है जो एक, अगर आप किसी को फायर करते हैं, आप किसी को बीच में एकदम से नौकरी से निकाल देते हैं, तो उस केस के अंदर उसको आप ऐसे ही नहीं फायर कर सकते। आपको कुछ, अगर उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो आपको उसको कुछ ना कुछ एक अमाउंट देनी पड़ती है, ताकि वो नेक्स्ट जॉब ढूंढने तक उस अमाउंट से अपना गुजारा कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स क्या क्या होने वाली है, उसका वेस्टिंग पीरियड यानी उसका एक्सरसाइज कब तक करना होगा, या ये सब कंडीशन जो उसके ऊपर लगाई जाएगी, इनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही।
बहुत ही सिंपल सा और इजी सा टॉपिक था, बस 2-3 जगह कन्फ्यूजन थी जिसको मैंने काफ़ी एम्फेसिस देके आपको बताया है। सबसे पहली बात तो आपको डायरेक्टर्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में जैसे ही प्रोफेशनल कैपेसिटी दिखे तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि लिमिट बी भी इस पर अप्लाई होगी, 1 को ध्यान में रखते हुए। अगर लिमिट ए को बढ़ाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे सब कुछ कैलकुलेट होने वाला है। उसके बाद आपको क्या क्या 3-4 चीज़ें थी गाइस। पहली बात तो बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एनआरसी का रेजोल्यूशन। उसके बाद आपको अगर डिफॉल्ट किया है पेमेंट में जो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली किया होगा, तो आपको पीएफआई से बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में आपका रेजोल्यूशन पास करने से पहले। एंड उसके बाद आएगा कि OR एंड SR आपका जो पास करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है OR SR की, तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था गाइज और ये काफ़ी अच्छे से कंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।